हम इसका लेखा जोखा बता दे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें तुमको 4 चीज पढ़ना होता है। पहला है बीपीटी, जिसके अनेकों नाम है। ठीक है, इसको बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। बीपीटी, या इसको दूसरा नाम दिया गया है थेल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर इसमें आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो तुम्हारे बोर्ड के पर्पस का नहीं है, लेकिन इसको सीखेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोर्ड में नहीं रहता है। इसका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, थ्योरम का प्रूफ तो इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, बता देंगे जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो। फिर तीसरा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल? देख लो, चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन ये तीसरे सब टॉपिक में आता है। फिर आता है एरियाज ऑफ ये सॉरी रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहता था तो उन दोनों के एरिया क्या होते थे, याद है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया का क्या होता था? रिलेशन आपस में क्या होता था? सेम होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे सेम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। और सबसे आखिरी है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे लास्ट में हमको क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। सब में हम मोस्टली 2-2 लेक्चर लेके चलते हैं, 2-2, और एंगल बाइसेक्टर में एक जाता है। अगर क्वेश्चन ज्यादा करवाना रह गया तो फिर देख लो, 5 × 2 10 लेक्चर चला जाता है। तो कोशिश तो 10 में ही रहता है। तो अभी से समझो तुम्हारा 2 वीक तक यही चलेगा, 2 नहीं 3 वीक तक। तो हम बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा भी खिंचा जाता है ना, तो बोरियत टाइप का लगने लगता है कि कब से चले जा रहा है। ठीक है ना? तो जैसे जब भी लगाना होगा एक्स्ट्रा क्लास तो हम बता देंगे। समझ रहे हैं ना हम क्या बोले? मतलब अगर 8 तो मिनिमम है ही, 8 लेक्चर तो जाना ही है। तो फिर अगर ये बहुत एक्सटेंड हो जाएगा तो तुम्हारे लिए 3 सप्ताह चला जाएगा, तो लगेगा कि कब से ये चैप्टर चले जा रहा है। तो बीच बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। ठीक है, 40 मिनट का ही लगाएंगे, 50 मिनट का ही लगाएंगे, लेकिन लगाया करेंगे। इस वीक तो नहीं, इस वीक तुम लोग का टेस्ट है ना परसों, तो इस वीक नहीं, नेक्स्ट जिस वीक टेस्ट रहेगा उस वीक नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीक जैसे हम कभी भी अरेंज करेंगे। तो एक एक करके इसमें सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बीपीटी, दैट इज थेल्स थ्योरम। ध्यान से समझना ये होता है क्या। पहले इसके प्रूफ को हम लोग बाद में देखेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, ये बताना क्या चाहता है। तो देखो, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल ये बोलता है ना, जैसे एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें किसी भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते। लेट से हम बीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए। बीए नहीं लेते अभी, चलो अभी हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, क्या कि एक लाइन की ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल, इसको हम लाइन डी नाम दे देते हैं। तो एक रेशियो निकल के आया है थेल्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होता है तो एक रेशियो बनता है। वो रेशियो ऐसा होता है, AD/DB इक्वल्स टू AE/BC हो जाता है। समझ में आया कुछ? जैसे DE पैरेलल किसके है? BC के, तो रेशियो क्या होगा? AD/DB इक्वल्स टू AE/EC होता है। ठीक है, क्लियर? अब गलती से भी ये मत लिख देना कि इधर AD/DB लिखे, मतलब ऐसा चलना शुरू किए और इधर ऐसे लिख दिए EC/EA, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम जिस डायरेक्शन में एक तरफ शुरू किए, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो इस तरफ भी तुमको वैसा ही फॉलो करना है। क्लियर? अब जैसे 1-2 एग्जांपल और लेते हैं।
सबका प्रूफ होगा। अब जैसे एक और ट्रायंगल है, ठीक है, हम बोले ये ट्रायंगल एल एम एन हो गया, एल एम एन, और हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो पैरेलल है तो रेशियो क्या बनेगा, कोई बताओ? NM by AM is equal to NB by BC। NB बाय BL हो जाएगा, ठीक है। तो बस तुमको ढूंढना है पैरेलल लाइन कौन सा है, तो ये इस लाइन के पैरेलल हो गया, तो रेशियो NA बाय AM इक्वल्स टू NB बाय BL हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसा पैरेलल हो गया, ACDBL है, ठीक है। तो क्या रेशियो बन जाएगा, अगर तुम देखो इधर से लिखना शुरू करो, अब अगर ऐसे लिखते हो तो क्या रेशियो आएगा, DC बाय CA DC by CB, फिर से DC by LB, DC बाय CA, ये दोनों लाइन पैरेलल है, CL और BA, DL by LB, हाँ DL बाय LB, तो ऐसा रेशियो बनेगा, ठीक है। अब इस रेशियो को तुम और भी अलग अलग स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, क्या क्या हो सकता है वो देखो। ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक रेशियो इसको बोलते हैं, ये तो होना ही है। इसके अलावा तुम कुछ कुछ रेशियो और लिख सकते हो, जैसे समझोगे ध्यान से, हम मेरा मन करे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AD बाय AB, AD लिखें और पूरा का पूरा साइड AB लिख लिए ना, तो अगला रेशियो क्या बनेगा उस तरफ, AE बाय AC बनेगा, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DB बाय AB, मतलब ये छोटा सा पार्ट और ये पूरा, तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, EC बाय AC, ठीक है। तो तुम इन तीन तरीकों से रेशियोज को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? रेशियो कैसे लिखेंगे ये समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर। तो अब से ट्रायंगल में तुमको कहीं भी ऐसा मिल गया कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल दे दिया तुमको और ऐसा लिख दिया कि एक ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फटाक से वहां पे क्या लगा दोगे, थेल्स थ्योरम का रेशियो लिख डालोगे, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अब हम ये बता देंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा हम बताएंगे कि इन तीनों में से हम कौन से रेशियोज को कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेगा ना हम बताते चलेंगे कि हाँ यहाँ पे देखो ये रेशियो नहीं लेंगे, यहाँ पे ये रेशियो ही लेंगे, क्यों लेंगे तो उसका रीजन भी हम देते चलेंगे। बट ये तीन रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, एक थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इन तीन रेशियोज को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ध्यान देने का चीज है वो समझ में आ गया ना, आप एक साइड जिस तरीके से बढ़े हो, प्रोसीड किए हो, दूसरे साइड भी सेम चीज को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी कि कभी कभी होता है ये गलती, जैसे AD बाय DB इसमें लिखे, कोई लिख देगा AC बाय AE, तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो इन सब चीज से तुमको बचना है। तो ये था तुम्हारा थेल्स थ्योरम का, यही एप्लीकेशन है, थेल्स थ्योरम यही कहता है। अब एक एक करके सारे प्रूफ को देखेंगे, इसके थ्योरम के स्टेटमेंट का प्रूफ है जो बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट तुमसे एग्जाम में देगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। एक क्वेश्चन तुमको ऐसे बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो स्टेट एंड प्रूफ मतलब तुमको उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा आया कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो तुमको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना है, उसके बाद उसके प्रूफ को करना है। और दूसरा सिंपली लिख देगा, तुमको वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो, तो उस केस में तुमको स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले एक मिनट रुक जाओ, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कंसेप्ट तुम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी ही करते हैं पहले, और हमेशा पहले इस चैप्टर में प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देगा हर कोई, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको बोर्ड में मोर देन इनफ है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो हम कराएंगे,
तो इसमें पहले हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है, दिया है ना यस दोनों फिगर के लिए, डीई पैरेलल टू बीसी तुमको गिवन है। क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, रुक जाओ जरा। एनसीईआरटी का पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में नहीं भेजे ना इसका भी? चलो पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग उसके थ्योरम को प्रूव करने पड़ेंगे। इसमें है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है, तो रीड में होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो देखो इसको समझो। सिमिलैरिटी बाद में आएगा, पहले यही सब चीजें, सिमिलैरिटी इसके बाद आता है, ठीक है। वहां पे हर कुछ बताएंगे, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है, वहां पे सीखना। एनोटेशन काम नहीं कर रहा है आज। एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है अब हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, डी पैरेलल बीसी है, तो जैसे ही तुमको पैरेलल दिख गया तो क्या करोगे, थेल्स थ्योरम लगा लोगे। अब पहले में ईसी निकालना है, तो ये जैसे ही पैरेलल दे दिया तो तुम रेशियो क्या लिखेगा, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई बी, और यहाँ पे अपना वैल्यू पुट कर लेना 1.53। ईसी सर, हाँ ईसी, और यहाँ से ईसी को वैल्यू निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बोलो आसान है ना? यस हाँ यस आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। जहां भी तुमको दिखे पैरेलल लाइन तो चुपचाप से क्या करोगे, थेल्स थ्योरम वहां पे अप्लाई कर देना। और थेल्स थ्योरम कहता क्या हो तो समझ में आ गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड जो जो साइड है रिमेनिंग टू साइड, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम रैंडम दे रहे उसको बताओ, जैसे कि एक ट्रायंगल ये है और ये पैरेलल लाइन दे दिया है, ध्यान से बताना, हड़बड़ी नहीं किसी चीज का। और हमको एडी दे रखा है 4.5, ठीक है, एंड ए बी दे रखा है ऐसा, ए बी 4 ले लेते हैं, ए बी 10 दे रहा है, ठीक है। ए बी कितना, 10। ए ई दे रखा है तुमको 8, और बोल दिया ईसी निकालो, तो निकाल पाओगे जरा बताओ तो? निकल जाएगा सर। हाँ निकालो। क्वेश्चन ध्यान से, एडी दिया है, ए बी दिया है, ए दिया है और ईसी निकालना है। 12 कितना, 12 12, Yes. 2/3, तो देख लेते हैं, 4 है, 6 हो जाएगा, 2 3 8 और
EC का बोल रहे हो 12? हाँ सर, Yes. 12 है। हाँ हाँ 12 आएगा। बाकी लोग से Yes, sir. 12. ठीक है। AD 4 है, AB 10 है, तो DB 6 हो जाएगा, Yes. होगा ना। और AE 8 है, इसी निकाल लोगे रेशियो लगा के फटाफट। क्लियर ये चीज? बताओ। Yes, अब sir. जैसे क्या करेगा, तुमको इसके जगह पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इसको जैसे x+6 लिख देगा, इसको x+2 लिखेगा, इसको x-2 लिख देगा, और यहाँ पे बोल देगा ये x सिर्फ x है, बोलेगा x का वैल्यू निकालो। तो फिर से क्या हो जाएगा, x+6/x+2 इक्वल्स टू x-2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। ऑल्दो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हो, बट तब भी थोड़ा तो मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना, वहां से सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया थेल्स का कंसेप्ट? थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं, Yes, sir. यही Yes, सब sir. पूछेगा तुम लोग से, यही सब पूछेगा। रेशियो दिया रहेगा, ये पैरेलल लाइन दे देगा, बोलेगा ये सब मिसिंग वैल्यू, इसको निकाल के दिखाओ। तो जहां तुमको पैरेलल दिख गया, वहां पे चुपचाप से थेल्स थ्योरम लगा करके उसके रेशियोज को लिख देना। तो सर, अब हाँ बोलो। जो आप ये डायग्राम में बताए थे कि x+6 x+3 ऐसे करके देगा, तो उसका तो x का 2 वैल्यू आएगा, तो तो पुट फिर करके देख एप्रोप्रिएट कौन लेना, सा होगा? पुट करके देख लेना, अगर कहीं पे नेगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, उसको समझने का सिंपल तरीका है, जैसे ABC है एंड D और E है, ठीक है। जैसे x का वैल्यू एक तुम्हारा, जैसे समझो 4 आया और एक 5 आया, हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे x-5 लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसा समझो x-6 लिखा है और x+2 लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो -2 ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे पुट करोगे तो 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 2 4 हो जा रहा है ना, देखो जरा क्या मिल हाँ जाएगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबल है क्या, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट 6 है और ये पूरा बड़ा पार्ट 4 है, क्या पॉसिबल होगा? पढ़े होगे यूक्लिड नहीं में? होगा। नहीं होगा। तो ऐसे तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना होगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा, बट ऐसा चांसेस कम है कि क्वाड्रेटिक निकल के आएगा। क्लियर? अगर 2 वैल्यू आता है तो तुमको इस तरीके से पुट करके चेक करना होगा। और देख लो ना, क्या ये हमारा -2 आया यहाँ पे, क्या तुम लेंथ कभी माइनस में जवाब देगा? इसका वैल्यू नहीं -2 सर। मीटर है, नहीं है। तो जहां से माइनस निकल जाए वहां से x का वैल्यू उसको हटा दोगे, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो हम लोग थेल्स थ्योरम के प्रूफ को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ है, मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं, ये थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है ये, सीधा 3 या 4 नंबर में। कितने को आता है? कोई भी यस और नो में बस जवाब दे दो, किसका प्रूफ याद हो गया है ऐसा करके। Sir. किसको? No, sir. नहीं, कोई भी नहीं। गजब नहीं करता है तुम लोग, ये तो जरूर बताया गया होगा यार, इसके बिना बताए तो काम चल ही नहीं सकता इस चैप्टर में। प्रूफ बताया गया था कि नहीं? Yes, sir. तो तुमको भी नहीं याद है? No. अच्छा, मतलब किसी को नहीं ध्यान में। चलो ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है। पहले तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए तुमको सब कुछ लिखना होता है, गिवन वगैरह, गिवन क्या है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लेना, और उसके बाद टू प्रूफ क्या करना होता है अगर कंस्ट्रक्शन है तो देखो, इसको हम लोग एक एक ध्यान से समझेंगे। ट्रायंगल एबीसी तुमको पहले से दिया हुआ है, और कोई एक लाइन, जैसे ये डी ले ले रहे हैं, ये बीसी के पैरेलल है, तो गिवन में लिख लो, छापते चलो, जहां पे रुकने बोलेंगे वहां रुक जाना। इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू
BC। ठीक है, बस इतना लिख लेना। कंस्ट्रक्शन, इसमें 3-4 कंस्ट्रक्शन है, उसको याद कर लो आज ही। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AC पे, इसको DL ले लेते हैं। पॉइंट E से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AB पे, इसको M ले लेते हैं। उसके अलावा तुमको DL को ज्वाइन करना है, सॉरी DC को ज्वाइन करना है एंड BE को ज्वाइन करना है। लिखो कंस्ट्रक्शन में इस चीज को, कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ आज तो प्रूफ में ही समय निकल जाएगा। DL परपेंडिकुलर टू AE एंड AE नहीं AC कर लो, एंड EM परपेंडिकुलर टू AB कॉमा ज्वाइन DC एंड BE। इतना कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ क्या करना है, तो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। लिख लिया यहाँ तक? क्या प्रूफ करना है, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। चलो अब प्रूफ ध्यान से समझना, हम स्टेप बाय स्टेप याद कराने की कोशिश करेंगे, देखना याद कर लेना। AE बाय EC। चलो प्रूफ देखो इसका। देखो इन ट्रायंगल ADE हम पहले ले लेते हैं EM परपेंडिकुलर टू AD। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा बताओ कोई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हम EM को हाइट लिए हैं, यहाँ पे हम मेंशन किए हैं EM परपेंडिकुलर टू AD। ऑल्दो दोनों चीज है परपेंडिकुलर, EM भी और DL भी, लेकिन हम अभी EM लेके जा रहे हैं। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ है, पॉइंट M AD पे है ना। और हाइट कितना हो जाएगा, EM हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख लिए, हाफ इंटू AD इंटू EM। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE देखो, BDE के लिए एरिया को हम ट्रायंगल तुमको सेपरेट बना रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, ये D और ये E और ये B हो गया। इसका एरिया देखो, एक हाइट यहां से आया हुआ है तुम्हारा, है ये, तो इसके एरिया को हम हाफ इंटू DB इंटू EM लिख सकते हैं। बताओ, बोलो, पढ़े होगे बचपन में? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, पढ़ा है यस ना सर। जी? हाँ सर। हाँ वही तो, फिर कंफर्मेशन दो। जैसे ऐसा पढ़े होगे, जैसे ये डायग्राम तुमको दिया हुआ रहता था, ध्यान करना है ऐसा। और अगर ये नहीं, मतलब कुछ रहता था इस, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए शायद होता था, है ना। हाँ सर हाइट को ऑब्ट्यूज में पढ़े होगे तुम लोग कि ये ऐसा ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर हाइट रहता था तो हाफ इंटू बेस ये वाला पार्ट होता था इतना ही, और हाइट ये पूरा हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे भी देखो, एरिया ऑफ BDE क्या लिख सकते थे, हाफ इंटू BD इंटू EM। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देना। देखो कैसे याद करोगे, तो पहले एक परपेंडिकुलर फिक्स कर लेना। हम EM परपेंडिकुलर फिक्स कर लिए हैं, एक बार ADE का एरिया निकाल लिए और एक बार DEB का एरिया निकाल लिए। नाउ ऐसा लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर क्या करना, दोनों को डिवाइड कर देना। ADE
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो हाफ और हाफ कैंसिल, EM और EM कैंसिल, तो मिल जाएगा AD बाई BD। बताओ। हाँ। ये इक्वेशन नंबर 3। इसका काम खत्म। अब परपेंडिकुलर शिफ्ट करो। एक परपेंडिकुलर का काम खत्म हो गया। अब फिर से ट्रायंगल AD में आओ। अब परपेंडिकुलर चेंज करो। EM हो गया था, अब DL ले लो। तो DL परपेंडिकुलर टू AE करो। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? तुम लोग नीचे लिखना, हम बगल में लिख रहे हैं भाभी। तो अब एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस AE हो जाएगा और हाइट DL हो जाएगा। बताओ, होगा ऐसा? यस सर। ठीक है। हाँ एंड अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो DEC का एरिया क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू EC इंटू DL लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करो। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 लिखना जरूरी नहीं भी है। हाँ, लिख लेना। यहाँ पे हम एक ये लाइन लिख लेना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, इसके ऊपर लिख लेना ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, और इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ऑन डिवाइडिंग 3 तो हो चुका है, 4 एंड 5, 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये किसके बराबर हो जाएगा? AE बाय EC के हो जाएगा। हाँ सर। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। ये पहला स्टेप है इस प्रूफ का। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ इस थ्योरम के प्रूफ का? तो एक एक करके दोनों परपेंडिकुलर लेते चलना। एक बार हम EM को परपेंडिकुलर लिए, उसको परपेंडिकुलर लेते हुए दो ट्रायंगल का एरिया, ADE का एरिया और DEB का एरिया। अब परपेंडिकुलर DL ले लेना, परपेंडिकुलर मतलब हाइट DL ले लेना। अब उसके अकॉर्डिंगली दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना और सबको डिवाइड करते चले जाना। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप इसमें क्या आता है? देखो, क्लास 9th में ये पढ़े थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में, कि अगर दो ट्रायंगल का बेस और दोनों ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल के बीच में लाई करता है तो एरिया इक्वल होता है। Yes, sir. पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ये चैप्टर। बोले थे पढ़ लो जो जरूरत पड़ेगा इसका। Yes, sir. Yeah. बाकी लोग भूल गया तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस ये चीज ध्यान में रख लो कि होता है ऐसा। कभी उसको हम एक्स्ट्रा, अब ये बहुत जरूरी थ्योरम है और 9th में ये चीज तो हटा दिया गया सिलेबस से, इसलिए तुम लोग नहीं पढ़ा है ना? बताओ, 9th में नहीं था ना ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट? शायद रिमूव। नो हाँ, सर। इसलिए उसको इग्नोर कर दिया तुम लोग, लेकिन इसका जरूरत बहुत जगह पड़ेगा। अभी क्या, आगे भी पढ़ते रहता है। हम इसलिए 9th में पढ़ाए थे, बाकियों को बोले थे अच्छे से कर लो, लेकिन तुम लोग भूल के बैठ गया है। देखो ऐसा होता है, बस रफली हम बता दे रहे हैं कि जैसे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। तो देखो, तो दोनों का एक कॉमन बेस AB मिला क्या? दोनों ट्रायंगल के लिए हाँ सर। मिला ना? और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे AB के पैरेलल एक DC ये लाइन ड्रॉ कर लिए। तो देखो, दोनों ट्रायंगल ABC और ABD सेम बेस AB पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DC एंड AB है ना? तो दोनों इस केस में क्या होता है? दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है इक्वल? तो देखो, हाफ बेस दोनों के लिए AB ले लो। जैसे एक ट्रायंगल ABC के लिए बेस AB और ABD के लिए भी बेस AB। और दो पैरेलल लाइन के बीच में हम बताए थे कभी, ये जो परपेंडिकुलर हाइट रहता है हमेशा क्या होता है? Equal. इक्वल।
इक्वल होता है। याद करो हम सर्कल चैप्टर में लोकस पढ़ा रहे थे ना, तो इस चीज को डिस्कस किए थे। Yes, sir. तो हाइट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो तो दोनों का एरिया इक्वल आया कि नहीं, होगा ना Yes. इक्वल। तो ये बस याद कर लो कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम हाइट के बीच में लाई कर, या और दो पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन सेम होना चाहिए, उसके बीच में लाई करता है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। तो देखो ट्रायंगल DEC, देखो ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEB देखो, है ना। तो DEC एंड DEB का बेस DE कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल के लिए, Yes, sir. है ना। और दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों लाई कर रहा है कि नहीं, DE और BC। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। सबको आया समझ में, नहीं आया तो बता दो, फिर से बोलो, फिर से अगर बताना है तो। ठीक है, चलो तो अगर समझ गया तो आगे लिखो। नाउ या ऐसा लिखो, as we know that if two triangles having equal base and lies between same parallel lines, then their areas are equal. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको ये इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लो। बताओ आया यहाँ तक समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया, यहीं पे प्रूफ हो गया। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 देखो, तो हम 3 and 7 के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इस BDE के जगह पे DEC लिख दे, चलेगा, बोलो। क्योंकि BDE एरिया BDE का और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का सेम आ गया ना, तो हम BDE के जगह पे क्या लिख दे, DEC लिख देते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाय BD हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर लो। और देखो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 दोनों का LHS इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, Yes, sir. तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 6 and 8 AD by BD equals to AE by EC। देख लो एक बार अच्छे से, लिख लो, और कहीं पे डाउट है तो फिर से पूछ लो। हम देखो इसको तुम कैसे अपने मन में याद कर सकते हो वो भी अभी बताएंगे, लेकिन अगर ये सब करोगे तब ना, तुम अपने दिमाग में इसका डायग्राम फिट कर लोगे ना, तो ये कभी नहीं भूलोगे। ये चीज तो तुम लोग सुना ही होगा कि किसी भी इंसिडेंट का अगर इमेज दिमाग में बैठ जाता है तो उस चीज को लोग नहीं भूल पाता है। सुने हो ना, ऐसा कभी सुने हो कि नहीं, अरे बोलो, ये बात सुना ही नहीं आज तक। सुने हैं सर? Sir. तो बस इसको यही करना होता है, इसमें तुमको ना इस ट्रायंगल को ही दिमाग में अपने फिट करना है। इस ट्रायंगल को अपने दिमाग में फिट कर लो, देखो सब कुछ हो जाएगा। कैसे, तो हम बताते, पहले लिख लो इसको। कहाँ तक लिख लिया, सबको ही बताओ। नीचे कर नीचे कर दे,
देखो बहुत आराम से हम प्रूविंग बता रहे हैं, होता तो हम जल्दी जल्दी बता के निकल भी जाते, बट ठीक है, सीखना है तुम लोग को। नींद नहीं आ रहा है ना? अभी क्वेश्चन कराएंगे तो नींद भाग जाएगा। हो गया सर। ठीक है, कर लेने दो सबको। हो गया? ठीक है, देखो इसको कैसे अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। तो सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, मतलब ये अपने दिमाग में रिपीट करना है कि अच्छा हमको थेल्स थ्योरम का प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, सुनना बस बात को। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बड़ा इमेज बनाना है, इसको अपने मन में ये स्टेप याद करो। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक पैरेलल लाइन आएगा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, या ऐसे कर लो, दो अलग अलग पेन यूज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एक परपेंडिकुलर ये, तो उसके लिए ये ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर ये, यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे। ए बी, ये ए बी सी डी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी ई, यहाँ एल और ये एम। तो अब देखो इसको स्टेप में कैसे याद करोगे, तो कैसे, तो ये ट्रायंगल बना, इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकालेंगे, एडीई का एरिया निकालेंगे, ईएल को परपेंडिकुलर लेते हुए। ईएल को परपेंडिकुलर लेते करके एडीई का एरिया निकल गया। तो ईएल परपेंडिकुलर है तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल बीडीई। दोनों का एरिया निकाल के उन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब परपेंडिकुलर शिफ्ट करेंगे, डीएम पे आएंगे, डीएम परपेंडिकुलर हो गया तो फिर से एडीई का एरिया निकलेगा। अब अगर परपेंडिकुलर डीएम हो गया तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, डीई सी। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन आएगा तीसरा, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इन दोनों को अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 6। पहला काम खत्म। उसके बाद एक कहानी लिखना है क्या, कि we know that the if two triangle having same base and lies between same parallel line then their areas are equal। तो वो कहानी लिख के फिर हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल डीईबी का एरिया इक्वल है ट्रायंगल डीईसी के एरिया से। उसके बाद इस इक्वेशन का, ये इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को इक्वेट करके एक रिजल्ट आएगा, उसको फिर इससे इक्वेट करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। बोलो याद हो पाएगा ऐसे? यस सर, हो गया। याद हो भी गया? चलो, तो इसको ऐसे ही याद किया जाता है, बस 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या, एक परपेंडिकुलर लेकर के उसका एरिया निकालो, उसको डिवाइड करो। दूसरा स्टेप क्या, दूसरे परपेंडिकुलर लो, उसका एरिया निकालो, उसको डिवाइड करो। तीसरा स्टेप क्या, तो बिटवीन सेम लाइन एंड सेम पैरेलल, वो इक्वेशन लिख दो। उसके बाद क्या करो, इक्वेशन बस रिलेट करना है, जो कि आसान काम है, ठीक है। तो 3 स्टेप में इस थ्योरम को तुम लोग याद कर सकते हो। कोई दिक्कत? सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए ना। कर दे रहे, पहले याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। हो गया सर। हो गया, अच्छा। चलो तो ऐसे ही याद कर लेना इस थ्योरम को। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप के अपने दिमाग में बिठा लो। आज सोने से जाने के पहले जब बेड पे लेटना तो उसको अपने मन में रिवाइज कर लेना, देखो फिर कभी नहीं भूलोगे। कहाँ पे लिखना है बाकी? और लकली अगर एग्जाम में आ गया तो तेरा 3 नंबर फिक्स है। सर थोड़ा सा और नीचे। हाँ सर, बस यहीं। ठीक है, लिख लो। उसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका अभी कन्वर्स ही है, कन्वर्स बहुत आसान है प्रूफ करना, कन्वर्स में ज्यादा झंझट नहीं होता है। थ्योरम रटने के लिए बनता है, थ्योरम समझने के लिए नहीं होता है, उसके एप्लीकेशन को समझना जरूरी होता है। तो थ्योरम कहना क्या चाहता है, उसको तुम मैथ में कैसे अप्लाई करोगे वो समझना होता है। प्रूफ रटना पड़ता है,
और उसके एप्लीकेशन समझने होते हैं। हो गया, लिख लिया, यहाँ पे नीचे लिख देना हेंस प्रूफ बड़े अक्षरों में और 2 ऐसा लाइन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना फिर याद हो जाएगा ये थ्योरम। अगर आ गया एग्जाम में तो जो हम बोले उसको ध्यान में रखोगे, वहां अपना 3 नंबर और 4 नंबर का रहता है, वहां पे आराम से 4 में 4 ले आ सकते हैं। तो कन्वर्स बता दे या इसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन कह रहा है। चलो कन्वर्स का स्टेटमेंट समझाना चाहते हैं क्या होता है। ये तो तुम्हारा थेल्स थ्योरम था। नेक्स्ट होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो ये क्या बोलना चाहता है, जैसे इसमें तुमने क्या किया, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है ये प्रूफ करके लाया, यही ना। जो थेल्स थ्योरम था उसमें ये प्रूफ करा हमने, लेकिन जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में तुमको पैरेलल प्रूफ करना होता है, रेशियो बस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी डी एंड ई, तुमको बोल देगा ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, प्रूफ करो डी बाय डी पैरेलल होगा बीसी के। तो तुमको क्या करना है, रेशियो चेक करना है। तो ए डी बाई डी वी, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए ई बाई ई सी, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जैसे ही ये रेशियो इक्वल आ गया तो तुम क्या लिख देगा कि डी पैरेलल होगा बीसी के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, दोनों थ्योरम में रिलेशन पता चला। पहले में क्या था, पैरेलल दिया हुआ रहता था, तो पैरेलल अगर दिख गया तो क्या रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया तो लाइन क्या हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, अगर प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो यही है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब इसमें तुमको रेशियो दिया रहेगा और बताना होगा कि पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आ रहा है ना सबको समझ में, छोड़ देंगे थोड़ी देर में, छोड़ देंगे। अभी तो ऐसे आधा घंटा ही हुआ है क्लास का, आधा घंटा नहीं 40 मिनट हो रहा है। नींद नहीं आ रहा है ना भाई, क्योंकि अभी लेने में 50 बहुत। मिनट्स हो गए। कितना बजे से शुरू किए थे, 9:15 या 9:20 से शुरू किए थे, 9:20 से। 8:15। अच्छा 8:15 से, ठीक है, तो 1 घंटा तो कम से कम चल ले। चलो पहले इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लो। बुकलेट मिल गया सबको, कोई कोई बाकी है अभी भी। नहीं सर, मिल गया। हाँ तो बुकलेट में से क्वेश्चन बनाना शुरू करना। अभी तो नहीं, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो थेल्स थ्योरम पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि थेल्स थ्योरम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन उतना होता नहीं है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल में तुमको मेहनत करना पड़ता है, पाइथागोरस में बहुत करना पड़ेगा। तो इन दोनों पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है बुकलेट में, हम जान के हटवा दिए थे थेल्स का। दिखाएंगे थेल्स का, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना हम लोग, तो तुमको लगेगा थेल्स बहुत ही आसान है, लेकिन वही पाइथागोरस और सिमिलैरिटी में बहुत मेहनत चाहिए होगा। ठीक है, वो सब बढ़िया हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बट जितना काम बोले वो करते चले जाना, और क्या। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये भाग गया। 2 में वही पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल दिया नहीं है। चला गया भाई। हाँ देखो, बताओ, एक इसका हम डायग्राम बस बना दे रहे हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली।
ये यही डायग्राम समझ लो ना, जो एबीसी दिया हुआ है ना, एक्स और वाई के जगह बस डी और ई कर लो, ठीक है। अब बताओ हो पाएगा कि नहीं, बताना है किस किस में पैरेलल होगा और किस किस में पैरेलल नहीं होगा। दिख रहा है ना फिगर वगैरह? हेलो। Yes. यस सर। हाँ तो बताओ पहला में पैरेलल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर पहला। पहला नहीं होगा। मेरा एनोटेशन काम नहीं कर रहा, नहीं तो हम फटाफट बता देते। चलो कोई बात नहीं। पहला में जैसे आई थिंक पहला तो नहीं हो रहा था। रुक जाओ थोड़ा, तो ठीक ही कर लेते हैं। बुकलेट खोल के बैठना तुम लोग अगले क्लास से। अभी तो एनसीईआरटी डिस्कस होगा, उसके बाद बुकलेट रखना पास में। ठीक है, यही था। पहला में नहीं होगा ना? नहीं होगा। चलो, जैसे ये ट्रायंगल मेरा बन गया क्या, ए बी सी, और यहाँ डी ई आ गया था, तो रेशियो इक्वल नहीं आया ना। ए डी बाई बी डी 5.7 बाई 9.5, ये तो कभी भी 3.6 बाई 6 के बराबर होगा ही नहीं, तो इस केस में डी पैरेलल बी सी के नहीं होगा। दूसरा होगा ए बी 5.4 है, तो रेशियो क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए डी, है ना। तो देखो ए बी पूरा लिखे और ए डी लिखे, तो अगला रेशियो क्या आएगा, ए सी और ए ई आएगा। तो ये दोनों रेशियो चेक कर लो, तो ए बी 5.6 और ए डी 1.4, तो ये आई थिंक 0.4 दे देगा कि सिर्फ 4 देगा, सिर्फ 4 देगा ना। हाँ, और AC कितना है 9.6 और ये 2.4, ये भी 4 दे देगा। तो जैसे ही रेशियो इक्वल हो गया तो हम ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, आपस में पैरेलल है। तो ये क्या था, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में ऐसे ही चेक करना पड़ता है, तुमको वो पैरेलल नहीं दिया रहेगा, पैरेलल चेक करना है, तो उसके लिए देख लेना किस किस का रेशियो इक्वल हो रहा है और किसका रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। चलो, तो इसका प्रूफ बता दे। यस। प्रूफ बता बस दीजिए जान सर। लो, इसका प्रूफ जान लो, फिर अपना छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन सिर्फ होगा, नहीं तो एक प्रूफ अटक जाएगा तो फिर लफड़ा करेगा। इसका आसान प्रूफ है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखना। चलो समझो इसके प्रूविंग को, बस ये आखिरी है, इसके बाद छोड़ देंगे क्लास में। If a line divide any two side of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. तो एक ट्रायंगल है, तुमको इसमें पैरेलल प्रूफ करना है। क्या चाहिए भाई, कभी कभी धोखा देने लग जाता है। हाँ देखो, ट्रायंगल एबीसी और एक ये लाइन ले लेते हैं हम टीई। गिवन में लिखो, गिवन में रेशियो पहले से इक्वल दे रखा है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AD by DB is equal to AE by EC।
ये गिवन में लिख लेना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, ये चीज सबको पता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन का एक ना एक पैरेलल लाइन जरूर ही एग्जिस्ट करेगा। Yes, sir. बताओ। हाँ सर पता है। ऑल्दो बहुत सारे पैरेलल लाइन हो सकते हैं, लेकिन एक तो हो, बहुत सारे, तो एक ना एक तो पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करना ही करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। लेट, यही तो पैरेलली प्रूफ करना है ना डी को। ठीक है, समझ पा रहे हो? उसको लिख लो कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी अ पैरेलल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू बीसी। ऐसा करके लिखो। तो यहाँ हम लिखवा ही देंगे। लिखवा दें या लिख लोगे? चलो लिख लो, लिख लो। लिख लिए sir. इसमें ज्यादा तुम लोग को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, लिख लो कंस्ट्रक्शन में। assume that DE is not parallel to BC। ठीक है, now draw a line। को एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से उसका नाम हम DF ले लिए। DF which is parallel to BC, which is क्या? पैरेलल टू BC। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं DF। ठीक है, ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया BC के। ठीक है, अब देखो, जब DF BC के पैरेलल हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं AD by DB इक्वल टू AF by FC थेल्स थ्योरम से। हाँ सर लिख रहे पहले यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? तो DE पैरेलल टू BC। नाउ प्रूफ देखते हैं इसको। क्योंकि DF पैरेलल किसके है? BC के। बाय कंस्ट्रक्शन तो हम यहाँ से क्या रेशियो लिख सकते हैं? DF पैरेलल BC के हो गया तो AD by DB इक्वल टू AF by FC लिखेंगे। तो AD by DB इक्वल्स टू AF by FC, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और गिवन में क्या था? देखो यहाँ पे AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। ठीक है, गिवन में क्या था? AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या मिल जाएगा? AF by FC इक्वल टू AE by EC मिल जाएगा। बताओ। ठीक है, इसमें फिर 1 ऐड करना होता है बोथ साइड। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ये सब याद करना होगा कि क्या क्या किए थे एक्स्ट्रा का। तो जैसे ही AF प्लस FC, AF by FC प्लस 1 एंड AE by EC प्लस 1, LCM FC हो जाएगा। तो AF प्लस FC इक्वल्स टू, इधर LCM EC हो जाएगा तो AE प्लस EC। ठीक है, यहां तक लिख लो या पहले समझ लो? यहां आया। अब देखो डायग्राम में AF और FC को ऐड करोगे तो कौन सा? AC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? AF और FC ऐड करोगे तो AC मिलेगा। ठीक है, Yes. AE और EC को भी ऐड करोगे तो AC मिलेगा। AE और EC को भी ऐड करोगे तो AC मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC by FC इक्वल्स टू AC by EC। AC कैंसिल, तो 1 by FC इक्वल्स टू 1 by EC। तो इसको हम FC इक्वल्स टू EC भी तो लिख सकते हैं। बताओ। अब देखो डायग्राम में वापस, FC डायग्राम के अकॉर्डिंग FC और EC इक्वल है क्या? बोलो, है क्या इक्वल? नहीं है ना।
लेकिन रिजल्ट में तो आ गया एफ सी और इसी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट एफ है और जो पॉइंट ई है ये दोनों एक ही जगह पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बोलो आएगा? ये कब पॉसिबल होगा? एफ सी इक्वल्स टू ई सी। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन when E and F coincide। E और F क्या करेगा? coincide करेगा। और E और F coincide कर गया, तुमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था? DF पैरेलल टू BC, ठीक है, बट DF पे क्या था? पैरेलल था BC के, और E और F coincide कर गया, तो इसलिए हम DE पैरेलल क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया या फिर से बताएं? Yes. आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन तुमको करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC, और फिर जैसे ही एक लाइन तुमने ट्रायंगल में पैरेलल डाला तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रेशियो लिख डालोगे, ठीक है। और इसमें एक रेशियो तुमको पहले से गिवन है, उन दोनों रेशियो को क्या करना है? इक्वेट करना। उन दोनों रेशियो को इक्वेट करके एक इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिला, और उन दोनों में फिर एक एक्स्ट्रा काम है, वो 1 ऐड करना है दोनों तरफ, और 1 ऐड करके अपना फिर करते चले जाना। बताओ कोई दिक्कत आज के लेक्चर में अभी तक? नो नहीं है ना? चलो ठीक है, तो यही था तुम्हारा थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस होगा। हम इसमें कुछ चीज अलग अलग कर दिए हैं, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम और थ्योरम रिलेटेड विद ट्रेपेजियम। तो इसमें से ये 5 और 6 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट हम इसको एज अ थ्योरम ट्रीट किए हैं। तुम लोग नहीं भी करोगे चलेगा। हाँ, ये हम अलग से इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्या यूज होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताते चलेंगे। क्लियर? Yes. चलो, तो अब इतना आज जा करके बस थ्योरम का प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर कुछ पूछना है तो पूछो। Hello, question. अच्छा, डाउट बता दे अभी ही, बाकी लोग जा सकते हो, बाकी लोग रिमूव हो जाओ, लीव कर दो। कर लो लीव, नहीं तो रुकना है तो रुको, फिर हमको नहीं बोलना, क्योंकि डाउट का क्वेश्चन है, लंबा भी चल सकता है। तो एक क्वेश्चन था पुष्कर का, और एक शायद वेदांश का था ना? Sir, एक Yes, sir. 42. ठीक है, चलो देखो जरा, 2 मिनट का हर क्वेश्चन पे हम समय देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे।